Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So in previous video we have discussed question number 1 to 10. Now we are going to discuss question number 11 and 12. So they are saying in problem 11 and 12 use calculator to write the given complex number in polar form. First using an argument theta does not equal to argument of z or principal argument, and then using theta is equal to principal argument. So they are saying that in problem 11 and 12, basically we are allowed to use calculator and we have to write these two numbers in polar form. तो पहले जब हमने पोलर फॉर्म, हमें पता है कि पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा. सो हमें पता है कि जो है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए एक तो हमें आर जो रेडियस है वो चाहिए एंड थीटा एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो चाहिए. अब वो कह रहे हैं पहले जो है वो हमारे पास जो एंगल है या आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के इक्वल ना हो, उसके लिए हमने पोलर फॉर्म लिखनी है. सेकेंडली जो हमारे पास एंगल हो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो. ओके, सो अब हम जो बात करते हैं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, तो मेरे पास ये है कंडीशन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 180 होगा एंड ग्रेटर देन -180 होगा. तो हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने चाह रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने के लिए कि लेट जेड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, -√2 प्लस √7 अयोटा. अब जो रियल एक्सिस है वो क्या है, एक्स, जो कि है हमारे पास -√2 एंड जो इमेजनरी एक्सिस है वो है √7 वाई. सो यहाँ पर पहले तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया. हमें पता है रेडियस क्या है, मोड ऑफ जेड है. ये आ गया √2 रियल का स्केयर प्लस इमेजनरी का स्केयर. तो हमने रियल का स्केयर स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो गया. अब हमें पता है -1 का स्केयर जो है वो 1 होता है. सो 1 × 2 2, देन √7 जो है वो 2 से स्केयर से कैंसिल हुआ. तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 2 + 7. √2 + 7 9 होता है. हमारे पास √9 जो है वो 3 होता है. तो रेडियस 3 आ गया. अब हमें पता है कि x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है. तो देखिए हमारे पास x जो था नेगेटिव ये वाला एंड y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट था. और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दोनों के लिए रूल यही है, सेम π-5 रूल है. तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास आर्ग्यूमेंट π-5 है एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी π-5 है. सो अब हमने सबसे पहले तो फाइव फाइंड कर लिया. फाइव हमें पता है tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x है. तो tan इनवर्स ऑफ y जो था √7 था और जो x था वो -√2 था. इसको सॉल्व किया, हमें एब्सोल्यूट जो है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है. ये आ गया 5 = tan इनवर्स ऑफ √7 और √2. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमने जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रेडियंस में निकालेंगे. ओके, तो आप सबसे पहले तो अपने कैलकुलेटर की सेटिंग जो है उसको रेडियंस में कर लें. तो हमें पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है π-5. तो ये हमारे पास 5 आया, हमने लिख लिया. अब हमने डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ √7 डिवाइडेड बाय √2 किया, तो हमारे पास आ गया 2.06 रेडियंस. अब हमें पता है कि हमें ये जो आर्ग्यूमेंट है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ लाई कर रही है, -180 से ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू 180 है. तो अब ये तो हमारे पास हो गया कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है. ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है तो ये आर्ग्यूमेंट भी है, बट ये जो है अब हमें एक ऐसी पोलर फॉर्म भी बतानी है जिसमें हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसा आर्ग्यूमेंट लेना है जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2π ऐड कर देंगे. अगर हम 2π ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली ये 2π जब ऐड कर देंगे तो ये तो हमेशा 180 से 2π बड़ा ही होता है, 360 होता है. तो ये जो है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से निकल जाएगा. इसलिए सिंपली हमने जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया उसके अंदर 2π ऐड किया और हमने कहा जो हमारे पास दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो ये होगा 8.34 रेडियंस. कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट की, देन हमने बोल दिया कि ऑब्वियसली ये जो है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता. तो हमने पोलर फॉर्म निकाल ली. ऐसा आर्ग्यूमेंट जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं था वो ये हमने फाइंड किया था. हमने सिंपली जो है जनरल फॉर्म z = r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, उसमें r की वैल्यू पुट की थी और थीटा की वैल्यू. r हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि हमारे पास आया है 3.
सो यहाँ हमने पोलर फॉर्म फाइंड की जिसमें हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो हमारे आर्ग्यूमेंट के इक्वल था, तो ऑब्वियसली वो ये वाला था, तो हमने वही 3r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r3 था, cos थीटा की वैल्यू 2.06 थी, वो हमने पुट कर दी। यहाँ पर भी 2.06 है, ये है 2.06। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है -12 -5 आयोटा। अब हमने कह लिया कि लेट z जो है वो क्या है, वो -12 -5 आयोटा है। अब हमने कह लिया कि इसका रियल पार्ट जो है वो x है जो कि -12 है, इमेजनरी पार्ट जो है वो -5 है। तो सबसे पहले तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। रेडियस जो हमारे पास आ रहा है वो z मोड है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। ये आ गया 144 प्लस 25, तो ये 169 है जो कि हमें पता है 13 का स्क्वायर था। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, हमारे पास रेडियस 13 आ गया। अब हमने देखा कि x नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने रूल्स देख लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए भी और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए भी। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई। तो हम ये यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए। हमें पता है कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ फाई है। फाई हमारे पास y ओवर tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x था, y -5 था, x -12 था। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ने इन नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर दिया। 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, जबकि आपकी कैलकुलेटर की सेटिंग ये होनी चाहिए कि आपने रेडियंस में उसको सेट किया हो। तो आपके पास आंसर आएगा, आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो 3.54 आएगा। एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो था हमारे पास वो क्या था, वो उसका रूल था -5 प्लस tan इनवर्स माइनस पाई प्लस फाई। तो फाई हमें पता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x है एब्सोल्यूट वैल्यू में, वही सेम माइनस पाई और प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12 हम पुट करेंगे। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट ने नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर दिया। ये चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा आंसर -2.74 रेडियन। मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेटर की जो सेटिंग है वो रेडियंस में हो। अब हमने देख लिया यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट जो है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हरगिज़ नहीं है, ओके। एंड ये जो है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर हमने क्या किया जी, आर्ग्यूमेंट जो ऐसा आर्ग्यूमेंट जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं था वो था 3.54, हमने वो लिख लिया। अच्छा हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपकी बुक में पीछे ये यहाँ पर इक्वल टू यूज़ हुआ है, बट मैंने इसलिए ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाया क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं इसके, ये वाले एंड ये वाले, इसलिए। बट आप इक्वल ही लगाएं बिकॉज आपकी बुक पे लास्ट पे इक्वल का साइन है, तो इट वुड बी मोर बेटर कि आप डायरेक्टली बुक के स्टेप्स को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 13, रेडियस 13 आया एंड कॉस थीटा जो था हमारे पास इस केस में क्या था 3.54 प्लस आयोटा साइन 3.54। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर फॉर्म, जबकि हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो, यानी ये वाला। तो हमने सिंपली r जो है वो 13 है एंड यहाँ पर हमारे पास वही cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। cos थीटा हमने कहा -2.74 है प्लस आयोटा साइन थीटा जो था वो -2.74 था। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, ट्राई सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चंस।